हेलो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। तो ह्यूमन राइट का आपका एग्ज़ाम है अभी 20th को। लास्ट एग्ज़ाम बचा है आपका। तो ह्यूमन राइट्स में अभी तक हमने जो क्लास अगर देखे तो हमने 4 क्वेश्चन किए हैं अभी क्लास के अंदर। तो आज भी हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसकी जो पिछले क्लासेस की वीडियो है वो मैंने आपको शेयर कर ही दी। अभी हम जो कर रहे हैं आज करेंगे रोल ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन ह्यूमन राइट इन इंडिया। इंडिया के अंदर एक कमीशन बनाया गया है वुमेन्स के लिए जिसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कहते हैं। कल वाली क्लास में हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में डिटेल में समझा दिया था मैंने आपको, और उसका वीडियो भी आपको शेयर कर दिया था, तो वो आपने समझ लिया होगा। तो उसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनाकर। इसके अंदर भी 2 कमीशन बने थे, एक राज्य का और एक स्टेट का। जैसे दिल्ली का अपना है दिल्ली महिला आयोग, जिसे कहते हैं दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन। उसी तरीके से स्टेट में तो दिल्ली का हो गया, और इसी तरह बॉम्बे में भी है, मद्रास में, चेन्नई में, मतलब सब जगह है, कलकत्ता में। और नेशनल लेवल पर एक कमीशन है जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग कहते हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कहते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। अभी जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्टैच्यूटरी बॉडी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम ऑटोनॉमियस बॉडी यूज़ करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम जब पढ़ते हैं, जैसे हमारा सीसीएस यूनिवर्सिटी है, जैसे हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके लिए हम ऑटोनॉमियस बॉडी यूज़ करते हैं। तो ये जो स्टैच्यूटरी बॉडी है और जो ऑटोनॉमिस बॉडी है, इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, ये आपको समझना चाहिए। 92 के अंदर ये कमीशन बना था, सरकार ने बनाया था। किसी को भी अगर पता है तो एक बार बताओ कि ऑटोनॉमियस बॉडी जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सीसीएस यूनिवर्सिटी है, या कोई और यूनिवर्सिटी है, अधिकतर यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमिस बॉडी होते हैं। और जो हमारा ये कमीशन है ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। किसी को पता है इसका मीनिंग क्या है, दोनों में बीच में अंतर क्या है? नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको। ऑटोनॉमियस बॉडी वो बॉडी होती है जिसे सरकार सेटअप जरूर करती है, लेकिन अपने लिए रूल्स नियम वो खुद बनाती है, खुद डिसीजन लेती है अपने लिए। तो जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, वो खुद डिसीजन लेती है कब एग्ज़ाम कराने, कब एग्ज़ाम नहीं कराने, किस पैटर्न पे एडमिशन लेने हैं। मतलब गाइडलाइन ज़रूर गवर्नमेंट की होती हैं, लेकिन सारी जो स्ट्रक्चर होता है वो उसका अपना होता है, रूल्स वो खुद बनाती है अपने लिए। इसके अलावा पेट एडमिशन जो है क्लैट पे लेना है या डायरेक्ट एडमिशन लेना है, प्राइवेट कॉलेज को किस तरह से एफिलिएटेड करना है, ये सब काम जो होता है ये ऑटोनॉमस बॉडी खुद करती है। अब दूसरी तरफ हमारा स्टैच्यूटरी बॉडी है, जैसे हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। तो स्टैच्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जिसके लिए रूल्स और रेगुलेशन सरकार बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। उसका काम रूल्स और रेगुलेशन बनाना नहीं, उनको फॉलो करना है। ये उनको फॉलो करती है रूल्स और रेगुलेशंस को। तो उसी तरीके से हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, जिसके लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो कानून बनाती है, वो नियम कायदे रूल्स बनाती है इसको चलाने के, और उसी के ऊपर ये चलते हैं। और ये इनका काम होता है उस रूल्स को सिर्फ फॉलो करना। तो मेन जो काम है हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स का, वो बेसिकली इसका काम ये है कि महिलाओं की रक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वुमेन्स की एजुकेशन के लिए, वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन्स के डेवलपमेंट के लिए, हर काम वुमेन्स के लिए करना है। मतलब वुमेन्स को मजबूत करना है, महिला सशक्तिकरण करना है। जो मेन काम है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का यही है कि वुमेन से जुड़े कोई भी इशू है, मान लो कि, हाँ जी मोनिका जी, मान लो कि सर उसके ऊपर थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, कौन से क्वेश्चन पे हैं सर हम? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के ऊपर है, 7th क्वेश्चन है। जी जी, ओके सर। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है हमारा, वो इसलिए बनाया गया कि वुमेन्स को किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन से, शोषण से, अत्याचार से बचाया जा सके, और इसको कुछ पावर्स भी दे रखी। वो पावर्स का ये इस्तेमाल कर सकते हैं वुमेन्स प्रोटेक्शन के लिए। तो बेसिकली इसका काम क्या है, वुमेन्स के प्रोटेक्ट करना। अब इसका कंपोजिशन क्या है, अब कोई भी अगर आयोग बनेगा, कमीशन बनेगा, तो उसका एक चेयरपर्सन होगा, उसके कुछ मेंबर्स होंगे, उसके कुछ ऑफिसर्स होंगे जो अपॉइंट किए जाएंगे। तो इनको कौन अपॉइंट करेगा, ये समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसका एक चेयरपर्सन होता है। उस चेयरपर्सन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, ऑन एडवाइस ऑफ, किसके एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर और सीजीआई, प्राइम चीफ मिनिस्टर। जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस से इसको अपॉइंट किया जाता है। तो नाम जरूर प्रेसिडेंट का है, लेकिन सारा का सारा जो
सिलेक्शन का डिसीजन है वो प्राइम मिनिस्टर का है। सीजीआई भी सिर्फ एडवाइस देता है, लेकिन अधिकतर जो चलती है मेजोरिटी वो प्राइम मिनिस्टर से कैबिनेट की चलती है। जिसको कैबिनेट पास कर देती है वो बन जाता है इसका चेयरमैन, यानी कि चेयरपर्सन बन जाता है। नॉर्मली इसका चेयरपर्सन वुमेन ही होती है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं, मतलब इसके अंदर ऐसा लिखा नहीं है कि वुमेन इसकी चेयरपर्सन होगी, कोई भी हो सकता है, लेकिन वुमेन ही होती है नॉर्मली। ये आपके लॉ की बात करता है, वुमेन्स इशू जो लॉ से जुड़े हुए हैं, सोशल वर्क और पब्लिक सर्विसेज की बात करता है, मतलब डे टू डे ऑपरेशन जहाँ पर भी ज़रूरत है लेडीज़ को, गर्ल्स को, वुमेन्स को हेल्प की, वो सारी हेल्प ये देता है आपका। अब इसके मैंडेटरी प्रोसेस क्या है, क्या क्या काम इसको कर लेने ज़रूरी है। तो इसका ज़रूरी काम क्या है, पहला है एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेशन। ये उस इशू पे काम करता है जहाँ पे जेंडर बेस्ड वायलेशन हो रहा हो। अब ये जेंडर बेस्ड वायलेशन क्या होता है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वायलेशन भी कह सकते हैं इसको। तो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, मेल इतने सालों से इंडिया मेल के फीमेल अंदर में डिफरेंशिएट ये करना, मेल्स को फीमेल्स के मतलब ऊपर वो करना। ज़्यादा एडवांटेजेस देना। फॉर एग्जांपल पहले ऐसा होता था ना कि गर्ल्स को पढ़ने नहीं देते थे, बॉयज़ को पढ़ने देते थे, एजुकेशन का राइट सिर्फ वुमेन्स को नहीं था, सिर्फ बॉयज़ को था, पहले के टाइम पर ऐसा था। बाद में जब ये इंग्लिश एजुकेशन आई, फॉर्मल एजुकेशन आई, तो यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे सोशल रिफॉर्मर थे उन्होंने आवाज़ उठा के वुमेन्स को एजुकेशन का राइट दिलाया। अदरवाइज़ इंडिया में पहले वुमेन्स के पास एजुकेशन राइट ही नहीं था। तो जेंडर बेस कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करना, फॉर एग्जांपल त्याग करना है, कुछ छोड़ना है, तो वो गर्ल्स को ही छोड़ना है, महिलाओं को ही छोड़ना है। या फॉर एग्जांपल सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है, वुमेन्स ट्रैफिकिंग हो रही है, ये सब काम महिलाओं के साथ हो रहा है, तो इस चीज़ को रोकना इसका मेन काम है। इन्वेस्टिगेशन करना, ऐसी कंप्लेंट्स को सुनना और उसके ऊपर सही से डिसीजन लेना, रिकमेंडेशन देना, ये मेन काम है इसका। दूसरा काम है एडवोकेटिंग फॉर वुमेन्स राइट। वुमेन्स राइट्स को एडवोकेटिंग करना यानी कि उनके लिए लड़ना, जैसे वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट, वुमेन्स पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ये सब के लिए आवाज़, अपनी वॉइस को रेज करना और वुमेन्स इशू के लिए प्रमोट करना जेंडर इक्वालिटी को। अब है प्रमोटिंग द वुमेन्स एम्पावरमेंट। अब ये जो वुमेन्स एम्पावरमेंट होती है, इससे आप क्या समझते हैं, क्या होता है वुमेन्स एम्पावरमेंट? महिला सशक्तिकरण कहते हैं ना इसको हिंदी में। क्या होता है महिला सशक्तिकरण? इतने लोग जुड़े हैं और कोई भी बता नहीं पा रहा है। एक महिला को आपको एम्पावरमेंट देना है, सशक्तिकरण करना, उसको मजबूत बनाना है। किस चीज़ में मजबूत बनाओगे? इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, यही तो पावर है। सबसे पहले आपको उसको इकोनॉमिकली अगर एम्पावरमेंट देनी है, मजबूत बनाना है, तो आपको उसको नौकरी करने का राइट देना पड़ेगा, बिजनेस करने का राइट देना पड़ेगा। सोशली मजबूत करना है तो समाज में उसका इक्वल पार्टिसिपेशन करवाना पड़ेगा, जैसे आजकल है नहीं। इवन मुस्लिमों में तो ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, वुमेंस की कंडीशन ज़्यादा वर्स है, लेकिन हिंदुओं में इतनी नहीं है फिर भी। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मतलब है उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना, वुमेन्स रिजर्वेशन लाना, ताकि वुमेन्स जो प्राइम मिनिस्टर भी बन सके, प्रेसिडेंट भी बन सके, और विधायक, एमपी, एमएलए सब कुछ बन सके। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें जो वुमेन्स के लिए ज़रूरी है? एजुकेशन। एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वुमेन्स डेवलपमेंट के अंदर। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग किस चीज़ की दे रहे हैं वुमेन्स को? जैसे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना, ताकि उसको बाहर निकलते हुए किसी तरह का डर ना लगे, कोई इसके ऊपर अटैक करे तो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। इसके अलावा ट्रेनिंग देना उसको, जैसे जॉब, ऑन जॉब ट्रेनिंग देना, या किसी तरह की स्किल डेवलपमेंट करवाना, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना, ये सब काम जो होता है ये कमीशन करता है। कमीशन ऐसे प्रोग्राम टाइम टू टाइम चलाता रहता है, जैसे टाइकोंडो सीखने के लिए महिलाओं का छोटा कैंप लगा दिया, 30 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, इस तरीके से सेल्फ डिफेंस का कोई कैंप लगा दिया, ऐसा हमने सुना भी होगा, नॉर्मली चलता रहता है। अब है मॉनिटरिंग लॉ एंड पॉलिसीज़। लॉ को और पॉलिसीज़ को मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं यहाँ पे लॉ को या पॉलिसीज़ को? तो जो भी कानून आता है उसको ये चेक करना कहीं वो कानून महिला विरोधी तो नहीं है, वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं बढ़ा रहा, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है उसके अंदर। तो ये सब चीज़ों को चेक करने का काम नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का होता है। अगर ऐसा कुछ भी होता है
तो इसके खिलाफ ये अपनी वॉइस रेज करता है, आवाज़ उठाता है, तो इसका विरोध करता है। अब इसके मेन अचीवमेंट्स क्या हैं? बहुत क्या अच्छे अच्छे काम किए इसने बनने के बाद। 1992 में ये बना और आज इसको करीब करीब बने हुए 30 साल हो गए हैं। तो 30 साल में इसने क्या किया है? सबसे पहला इसने काम किया है, वुमेन्स के इश्यूज़ को रेज़ किया है। मतलब वुमेन्स के साथ होने वाले वायलेंस, सेक्सुअल हरेसमेंट, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इसको काफ़ी लो लेवल पे ला दिया, कम कर दिया। उसके साथ इसने प्रमोट किसको किया है? एजुकेशन फॉर वुमेन को, एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन को, और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, इसको इसने बढ़ावा दिया है, प्रमोट किया है। अब इसने किसको एड्रेस किया है? वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स, महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार। तो कितने तरीके के अत्याचार होते हैं महिलाओं के ऊपर, जरा बताइए एक बार। कुछ गर्ल्स पे तो जुड़ी हैं, वही बता सकते हैं। सर सेक्सुअली हरासमेंट होता है। हाँ, और आप घर से शुरू करेंगे तो घर से जो है वो वुमेन्स के अगेंस्ट जो है वो क्राइम होना शुरू हो जाता है। जैसे उसको हर मामले में पीछे रखा जाता है, उसको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती, एक टाइम लिमिट की बाउंडेशन है उसके ऊपर, 8 बजे से पहले घर आना है। वुमेन सेफ्टी के ऊपर माँ बाप लेक्चर देते रहते हैं, और बहुत सारी ऐसी आज़ादी जो लड़कों को मिलती है लड़कियों को नहीं मिल पाती। इसके अलावा लड़के जो सोशली उनको हरेस करते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेजेस करना, ठीक है, पीछा करना और रास्ते में रोक लेना, ये सब जो है ये वुमेन्स के अगेंस्ट जो क्राइम है वो उसके अंदर आते हैं। ये सब आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स ने इन सबको किया रोकने का। जैसे अभी मर्डर केस आया था ना दिल्ली का, उस लड़के ने गली के अंदर लड़की को चाकू मार दिया। क्यों मार दिया? कोई उनका पहले का कुछ रहा होगा, अब वो उससे मिलना नहीं चाहती इसलिए उसने उसको मार ही दिया। एसिड अटैक हो जाते हैं बहुत सारे, एसिड फेंक देते हैं, उसके पीछे रीज़न भी यही होता है। मतलब कोई भी चीज़ नहीं है फिर भी ये सब कुछ हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का है। और आपने ये भी देखा होगा कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं रैंडमली कॉल डायल करके और लड़कियों को, महिलाओं को परेशान करते हैं। तो ये सारे जो क्राइम्स हैं ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के अंदर आते हैं। कोई भी ऐसी कोई भी एक्टिविटी अगर आपके साथ परफॉर्म हो रही है, कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई हरेस कर रहा है, इवन घर में रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनसे भी कई बार दिक्कत रहती है। जैसे एक वो आया था ना, कुछ आया था जिसमें बहुत सारी महिलाओं ने बताया कि उनके साथ किस किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन या किस किस तरह का सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ। एक एक्टिविटी चली थी, मुझे अभी उसका प्रॉपर नाम याद नहीं, कई सारे बॉलीवुड एक्ट्रेस ने भी खुलासा किया कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। तो ये सब चीज़ें, Me too. इट वाज मी टू। हाँ मी टू, मी टू, हाँ। तो उसमें ये पता लगता है कि सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हरेसमेंट जो होता है वो घर से शुरू हो जाता है लड़कियों का। मतलब उसके अपने रिलेटिव, उसके अपने रिश्तेदार, उसके अपने कज़न, वही उसका हरेसमेंट करना शुरू कर देते हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ों की कंप्लेंट अगर आपको करनी है तो दिल्ली महिला आयोग यानी कमीशन, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन्स या फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में आप शिकायत कर सकते हैं। उनका काम ही यही है इस तरह की चीज़ों को रोकना, इसके लिए इसको बनाया गया है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि इसका प्रचार प्रसार इतना होता नहीं, तो अभी तक सब लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं। सपोर्ट फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट, सबसे मेन काम इसका क्या है कि वुमेन्स के एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना, महिला को सशक्तिकरण देना। अगर आपको पता होगा तो जो वुमेन्स एजुकेशन था उसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इन्वॉल्व कर लिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्वॉल्व करने का फ़ायदा ये हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल गया वुमेन्स को, तो उनके पेरेंट्स अगर उनको रोकते हैं पढ़ने से तो उनके अगेंस्ट जो है कानूनी एक्शन लिया जा सकता है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है। जिस वजह से बहुत सारी जो वुमेन्स थी उनको जो है मौका मिला, किस चीज़ का मौका मिला? एजुकेशन का। और एजुकेशन की वजह से रिफॉर्म आया इंडिया के अंदर। मॉनिटरिंग ऑफ द लॉ पॉलिसीज़, कोई भी आपके जो कानून बनता है उसको सबसे पहले नेशनल कमीशन वुमेन चेक करता है कि वो नया लॉ जो कंट्री के अंदर आया कहीं वो अगेंस्ट वुमेन्स तो नहीं है, वुमेन्स के राइट्स का वायलेशन तो नहीं कर रहा, उनको कहीं परेशान तो नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ें जो है ये इसलिए बनाया गया कि मॉनिटरिंग भी करे। कोई नए लॉ आ रहा है, कानून आ रहा है, कोई सरकार हो जिसके मेंटली ऐसी हो, मेंटलिटी मतलब ऐसी हो कि वुमेन्स को पीछे करना, तो कोई ऐसा लॉ ही बना दे कि वुमेन्स इससे आगे पढ़ ही नहीं सकती। तो ऐसे कोई भी लॉ के खिलाफ जो आवाज़ उठाने का काम ये कर सकते हैं। चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस है इनके सामने? अब चैलेंजेस का मतलब ये होता है कि ये सब तो हमने बना दिया, पावर्स भी दे दी, लेकिन जब ये काम करते हैं ऑन ग्राउंड तो कई तरह की परेशानियां आती हैं इनके सामने। तो परेशानी कौन कौन सी?
तो पहली सबसे बड़ी परेशानी क्या है, इनके पास रिसोर्सेज का लिमिटेशन है। रिसोर्सेज का मतलब है इनके पास अपना कोई फंड नहीं है, ये हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट से हेल्प लेते हैं। तो कई बार क्या होता है, फंड के क्राइसिस की वजह से ये प्रॉपरली अपना काम जो है वो कर नहीं पाते। लिमिटेड रीच, इनकी रीच ही लिमिटेड है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई कमीशन भी है जो वुमेंस के लिए काम कर रहा है। बहुत सारी वुमेंस जो होती हैं वो हरेस्ट होती रहती हैं, जैसे उनको कोई सोशली हरेस करता है, फेसबुक पे हरेस कर रहा है, इंस्टाग्राम पे हरेस कर रहा है, व्हाट्सएप पे हरेस कर रहा है, और वो परेशान हो रही है, लगातार कॉल आ रही है, सिम चेंज कर रही है, फिर कॉल आ रही है, वो परेशान होती जा रही है, ना घर में बता रही ना किसी को बता रही। तो ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो इसके रीच लिमिटेड है, क्योंकि इसके पास फंड लिमिटेड है। ये अपना प्रचार प्रसार कैसे करेगा, कोई विज्ञापन देगा, पोस्टर लगाएगा, होर्डिंग लगाएगा, तभी लोगों को पता लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने इनको फंड ही लिमिटेड दे रखा है, तो इनकी रीच भी लिमिटेड हो गई है। इसके अलावा लीगल और इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स, कुछ कानूनी इनके सामने परेशानियां भी हैं। कानूनी परेशानियां क्या हैं इनके सामने? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुमन जी, क्या परेशानी है इनके सामने, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के सामने कानूनी परेशानियां क्या क्या हैं? अगर हम बात करते हैं लॉ मेकिंग बॉडी की, तो आप देखेंगे कि अधिकतर जितनी भी हमारे लॉ बनाने वाले लोग हैं, लेजिस्लेशन जो है, जो हमारा लोकसभा है, उसके अंदर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी पहले से है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जेंट्स हैं, पुरुष हैं। तो ये हमेशा जो होता है लॉ जो भी पास करते हैं, वो लॉ ऐसा पास होता है जो शायद वुमेन्स के राइट्स को उतनी परफेक्टली प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब वो जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई ऐसा कड़ा कानून नहीं आ पाता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त जो है वो लीगल एक्शन लिए जाए। तो सिस्टम हमारा अंदर से कमज़ोर है, सिस्टम भी सपोर्ट नहीं कर रहा है इस चीज़ को। अभी एक वो जो आजकल मुद्दा बहुत उठ रहा है ना, वो एसडीएम वाला जो मामला उठ रहा है, एसडीएम ज्योति मौर्य वाला जो उठ रहा है, उस कंडीशन को लेकर कुछ लोगों ने इसमें सोसाइटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर इसको लाती है कि औरतों को पढ़ाना ही नहीं चाहिए, औरतों को ज़्यादा पढ़ाएंगे तो फिर वो यही करेंगे। हमें एक एक व्यक्ति ने तो सोशल मीडिया पर ये भी लिख दिया कि बेटी को पढ़ाना चाहिए, बीवी को नहीं पढ़ाना चाहिए, बीवी को पढ़ाएंगे तो बीवी आपको ही बाहर निकाल देगी या घर से बाहर खड़ा कर देगी, इस तरह किस तरह कुछ कमेंट कर दिया। तो कुछ लोग जिनकी मेंटेलिटी वुमेन्स अगेंस्ट है, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के इस इंसिडेंट का यूज़ कर कर कुछ इस तरह की चीज़ें फैलाना शुरू कर दिया कि वुमेन्स एजुकेशन ठीक नहीं है। पहले के लोग जो अच्छा करते थे कि वुमेन्स को पढ़ने नहीं देते थे, सिर्फ जेंट्स लोग ही पढ़ पाते थे। तो ये सब क्या है, उनकी मेंटेलिटी है जिस तरह की, वो इस तरह की प्रमोशन कर रही है। अब है कल्चर और सोशल बैरियर। कल्चर सोशल बैरियर में यही बैरियर्स आते हैं कि समाज की जो सोच है वो नहीं बदल रही है। अगर हम अभी भी बात करें तो अर्बन और रूरल दो तरह के होते हैं, जैसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र। तो शहरी में तो फिर भी बहुत ज़्यादा विकास हो गया है, मतलब वुमेन्स को कई सारी पावर्स मिल गई हैं, उनके सामने अब इतने हर्डल्स नहीं हैं, वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर भी काम हो रहा है, एजुकेशन के भी मिल रहा है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन अगर हम अभी भी रूरल में चले जाएं तो रूरल में क्या हो रहा है, आपको पता है रूरल में क्या हो रहा है, बताइए एक बार। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा है वुमेन्स के साथ? सर वहाँ पर अभी भी वुमेन्स को एजुकेशन नहीं दी जाती, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, जॉब्स के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। मतलब कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी की बात आती है तो, और उसमें अगर भाई और बहन दोनों में से कोई एक ही उसका एंजॉय कर सकता है, तो फिर वो बहन चाहे वो ज़्यादा सक्षम है लेकिन फिर भी उसको रोक दिया जाता है और भाई को आगे बढ़ाया जाता है। क्योंकि आज भी उनकी मेंटेलिटी जो है लोगों की इसी तरीके की चल रही है कि लड़की को पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो दूसरे घर जाएगी, उससे हमें क्या बेनिफिट होगा। इवन ये गांव की बात नहीं, शहरों में भी बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी आज भी इस तरीके की है। और अगर आप करें तो सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो है मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादा वुमेंस के साथ ऐसा है। और जैसे आप तालिबान के अंदर देखें तो तालिबान की गवर्नमेंट क्या कर रही है, अगर कोई भी वुमेन जो है वो नेल पॉलिश लगा लेती है उसके हाथ काट देते हैं, क्रीम पाउडर कुछ लगा लेती तो गर्दन काट देते हैं, बालों को अगर कुछ हेयर स्टाइल कर लिया, परफ्यूम वाला खुशबू वाला तेल लगा लिया तो मतलब गंजा कर देते हैं। ऐसे सब करने से क्या मिल रहा है उनको, वो क्या कर रहे हैं, वो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह से शरिया में लिखा हुआ उस तरीके से वुमेन्स रहें, उनका बॉडी का कोई पार्ट कोई और ना देख पाए। तो ये आज की सोच नहीं है, बहुत पुरानी सोच है। तो इसको हमें बदलना पड़ेगा और समाज में जो है मेन स्ट्रीम में जो है वुमेन्स को आना पड़ेगा, तभी समाज का विकास हो सकता है। यानी कि वुमेन्स और जेंट्स दोनों लोग समाज के इक्वल हैं,
तो दोनों को ही मिलकर समाज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम ये सोचें कि एक पार्ट आगे बढ़ जाए और एक पार्ट पीछे रह जाए, तो इससे जो है सोशल इक्वालिटी जो है वो नहीं आ पाएगी, और समाज का विकास तभी होगा जब मेंस और वुमेन्स दोनों मिलकर इसके विकास के लिए काम करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये आ भी सकता है आपको एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन थोड़े से चांसेस बार कम है क्योंकि पिछली बार ऐसे ही क्वेश्चन आया था। व्हाट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। अब ये है आपका ह्यूमन राइट एक्ट जो है 1993 में जो आया था, इस एक्ट के अंदर क्या बोला गया है, ये कौन से ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये एक्ट क्यों आया था, क्या रीज़न था इसके एक्ट का आने के पीछे, और इंडिया ने इतने टाइम बाद क्यों इस एक्ट को अडॉप्ट किया। देखो 45 में यूडीएचआर का डिक्लेरेशन हुआ, लेकिन हमने इसको अपनाते अपनाते कम से कम लगा दिए कितने साल, 95 में ये इन्फोर्स हुआ है, तो 50 साल हमने लगा लिए इसको। तो उसके पीछे रीज़न क्या है ये बताइए। सर जब ये हमारा देश आजाद हुआ था और जितने भी ह्यूमन राइट्स थे हमने एज ए फंडामेंटल राइट्स ले लिए थे। 93 में इसलिए आया, अडॉप्ट कर लिए थे। और 93 में सर इसलिए आया था क्योंकि कश्मीर में वो चल रहा था कि मिलिट्री है जो वो परेशान कर दी मुस्लिम वगैरह को, तो उन्होंने टीम भेजी थी, तो उसको सही पाया गया, जो भी पाया गया उसके बाद भी उन्होंने कहा कि आपको अलग से करना ही पड़ेगा। तो ये जो यूडीएचआर डिक्लेरेशन था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो था आपका, ये 1945 में डिक्लेयर हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उस समय इंडिया जो था फ्री हुआ था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई भी एक्ट अलग से नहीं लाएंगे, क्योंकि इंडिया इज़ अ फर्स्ट कंट्री जिसने अडॉप्ट किया ह्यूमन राइट को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। हमने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न के रूप में इनको अडॉप्ट कर लिया, तो हमने अपने फंडामेंटल राइट्स बना दिए इसको। तो इस बात से सेटिस्फाइड भी हो गया यूएनओ भी, यूएन नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। ये चलता रहा, बहुत सारे एलिगेशन इंडिया के ऊपर लगते रहे, लेकिन उससे वो जीतते रहे, बाहर आते रहे। फिर 93 में 1991 या 92 में एक सीरियस एलिगेशन इंडिया के ऊपर लगा, जो पाकिस्तान की तरफ से लगाया गया। कश्मीरीज ने बहुत सारी कंप्लेंट जो थी वो लिख के यूएनओ को पोस्ट कर दी, यूएनओ को भेज दी। एक मिनट आप होल्ड कीजिए जरा। तो यूडीएचआर डिक्लेरेशन में जो ये ह्यूमन राइट का मुद्दा उठा, उसके बाद हमने इसको फंडामेंटल राइट को अडॉप्ट कर लिया। फिर हमारे कश्मीरी ने और कुछ जो है पाकिस्तान की तरफ से शिकायत की गई और बोला गया कि इंडिया जो है वायलेशन कर रहा है ह्यूमन राइट्स का। इंडियन आर्मी के ऊपर बहुत सारे मतलब ऐसे एलिगेशंस लगे, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने के, उनको मारने के, उनकी महिलाओं के साथ रेप करने के। फिर एक डेलीगेशन भेजा यूएनओ ने इंडिया में, उस समय शायद राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं किसकी गवर्नमेंट थी। तो ये डेलीगेशन ने जब इसके ऊपर रिसर्च किया तो कई एलिगेशन जो थे, इल्ज़ाम जो थे वो करेक्ट पाए गए। फिर इंडिया के ऊपर वर्ल्ड से प्रेशर आया, तो उन्होंने उस प्रेशर के अंदर 1993 के अंदर लोकसभा में इसको पास कर दिया बिल को, कि हम जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन दोनों बनाने जा रहे हैं। और इसका बिल पास हुआ करीबन 2 साल लगे इसको बनते बनते, और 2 साल बाद 1995 में ये इन्फोर्स हो गया लॉ विद रेस्ट्रोटिव इफेक्ट। का मतलब पीछे 1993 से ये एप्लीकेबल हुआ, जबकि 95 में ये बना था। तो इसके अंदर 2 बनाए गए, एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और एक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। एक की कंट्रोलिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी, दूसरे की कंट्रोलिंग पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। तो इन दोनों कंट्रोलिंग पावर का मतलब ये था कि स्टेट से जुड़ा कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन का मैटर होगा तो वो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन सॉल्व करेगा, और नेशनल से जुड़ा कोई मैटर होगा, केंद्र सरकार से जुड़ा मैटर होगा, तो उसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो सॉल्व करेगा। तो यहाँ पर आपको यही समझना चाहिए। और इसकी पूरी गवर्निंग बॉडी जो थी मेरे लास्ट वीडियो में मैंने कवर कर लिया, वो सब आपको लिखना है यहाँ पे। चेयरपर्सन कैसे अपॉइंट होता है, मेंबर कैसे अपॉइंट होता है, कौन अपॉइंट करता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में सारी अपॉइंटमेंट जो है सेंटर करता है, और जो हमारा स्टेट है उसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलके करते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे स्टेट ही करता है सारी अपॉइंटमेंट। तो ये आप कर लेना। और इसका अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ अभी, यह है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। जो चाइल्ड राइट कमीशन है हमारा, ठीक है, बाल अधिकार आयोग जिसे कहते हैं हम लोग, तो ये भी 2 लेवल पे चलता है, एक नेशनल पे और एक स्टेट पे। अगर हम दिल्ली की बात करें
तो दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, जिसे DCPCR कहते हैं, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। और जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है वो राष्ट्र के स्तर पर चलता है। तो दिल्ली वाले दिल्ली गवर्नमेंट हैंडल करे, यूपी वाली यूपी गवर्नमेंट हैंडल करेगी, बॉम्बे वाली महाराष्ट्र सरकार हैंडल करेगी, और नेशनल वाली नेशनल हैंडल करेगा। जैसे वो वुमेंस की बात करते थे, सारा कुछ उन्होंने वुमेंस 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 के राइट, वुमेंस का एम्पावरमेंट, तो यहाँ पे सब चीज़ें बच्चों की रहेगी, चाइल्ड की रहेगी। अब चाइल्ड्स की सबसे बड़ी परेशानी क्या है, क्या क्या परेशानी है जो बच्चों की है, बताइए एक बार अगर किसी को पता है तो। सर चाइल्ड लेवल, वो लेबर और चाइल्ड क्या बोलते हैं, एजुकेशन, ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग, हाँ और देखो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, हम्म, और चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन, सेक्सुअल हरेसमेंट भी हो सकता है। जी तो ये सारे जो बच्चों से जुड़े मुद्दे हैं, इस पे काम करने के लिए ये कमीशन बनाया गया। इस कमीशन को जो अडॉप्ट किया गया था वो हमने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रूल पास हुआ था, एक कन्वेंशन में रूल पास हुआ 20 नवंबर 1989 को, 1989 20 नवंबर को। उसी के बिहाफ पे जो उसकी मेंबर कंट्री थी, 196 मेंबर कंट्रीज़ ने अपने देश के अंदर ये रूल लेके आए, जो था आपका प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। हमने बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि बच्चों को प्रोटेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समाज का आने वाला जो योगदान है या समाज जो है वो सारा बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चे ही फ्यूचर है हमारा। अब सबसे बड़ा जो राइट है इनका वो था चाइल्ड मैरिजेस, तो इनके साथ सबसे ज़्यादा बुराई थी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग थी। इसके अलावा जो एजुकेशन है वो इनको नहीं मिल पा रही थी, इसलिए यहाँ पे राइट टू एजुकेशन लाया गया, जहाँ पे फ्री एजुकेशन कर दी, मतलब प्राइमरी तक तो कंपलसरी कर दी एजुकेशन, कि हर बच्चे के लिए कंपलसरी एजुकेशन है प्राइमरी लेवल तक। फिर बाद में उसको बढ़ा के इन्होंने शायद 8वीं तक कर दिया। अब पहले ये था कि 5वीं तक हर बच्चे को पढ़ाना जरूरी, जो नहीं पढ़ाएगा तो उसके पेरेंट्स के अगेंस्ट जो हमारा लॉ है वो एक्शन ले सकता है, ऐसा लाया गया रूल। अब ये है शायद 8वीं तक कंपलसरी एजुकेशन कर दी है। तो एजुकेशन, उनकी हेल्थ केयर, उनकी प्रोटेक्शन बच्चों की, उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, और साथ में हमारे को जो बच्चों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना है, मतलब डिसीजन मेकिंग को बच्चों को डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली बच्चों के राइट्स को हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ताकि कोई भी लॉ आए तो वो लॉ ऐसा ना हो जो बच्चों के अगेंस्ट हो जाए। जैसे वुमेंस वाला तो वुमेंस के अगेंस्ट चेक करते थे, तो ये बच्चों वाली बात चेक करते हैं। उसके अंदर मेन होता है इसके अंदर जो भुखमरी है बच्चों की, जिनको खाना नहीं मिल रहा है या जो बच्चे भीख मांगते हैं सड़कों पर, उनके रिहेबिलिटेशन का काम करना, मेन इनका काम ये है। और जो बड़ा मुद्दा था वो चाइल्ड मैरिजेस था और चाइल्ड लेबर था, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता था, उसको काफ़ी कंट्रोल किया है इन दोनों कमीशंस ने, जो स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर काम करती हैं। इन्होंने मेन जो काम किया है वो चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन के ऊपर काम किया है। तो यहाँ पे जो लॉज हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो सारे प्रोग्राम जो बनाए जाते हैं वो बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, ताकि बच्चों को चाइल्ड लेबर से बचाया जाए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बचाया जाए, और इनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दी जाए, इनको प्रमोट किया जाए एजुकेशन में, और डिसीजन मेकिंग में इनका रोल हो। अब ये जो प्रोहिबिशन किया गया यहाँ पर, किस चीज़ों को प्रोहिबिट कर दिया, वो है रेस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिकल और अदर ओपिनियन। इन सब बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, मतलब जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मेल फीमेल के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर उनको बांट नहीं सकते आप, सबके इक्वल राइट रहेंगे। इवन जो उनके प्रॉपर्टी राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम किया गया। जैसे जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, जिनके पेरेंट्स मर जाते हैं, उनके लिए भी एक पॉलिसीज लेके आई है, उनके भी राइट्स को प्रोटेक्ट किया। मान लो कि जैसे कोविड आया, तो कोविड में कई बार ऐसा भी कुछ फैमिलीज़ के साथ हुआ कि सिर्फ बच्चे ही बचे, हस्बैंड वाइफ भी मर गए, बड़े भाई बहन भी मर गए, सिर्फ छोटे छोटे बच्चे बच गए, और पूरी प्रॉपर्टी उनके पास है लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं। तो गवर्नमेंट जो है नेशनल जो आपका चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन है और जो दिल्ली का है आपका, उसका काम है कि इन बच्चों के लिए रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज़ बनाना, इन बच्चों के लिए कोर्ट से आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना जो इनकी प्रॉपर्टी की रक्षा करेगा, जब तक कि 18 के ना हो जाएं तब तक प्रॉपर्टी की वो देखभाल करेगा, और इनके प्रॉपर्टी को जो है आगे इनको ट्रांसफ़र करेगा जब ये बड़े हो जाएंगे। तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी 2 आर्टिकल लेके आए हैं इसके लिए, आर्टिकल नंबर 6 और आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल 6 हमारा ये इंश्योर करता है कि जो भी सर्वाइवल और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है बच्चों के लिए, वो स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे। मतलब गवर्नमेंट इनके राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करेगी, इनके जीवन जीने के अधिकार की रक्षा करेगी सरकार। आर्टिकल 6 के अंदर ये मेंशन है। आर्टिकल 12 जो है उसके अंदर बताया है कि कोई भी ऐसी कन्वेंशन होती है इंटरनेशनल लेवल पर, कोई भी ऐसी
कन्वेंशन हो रही है, जिसे हम कहते हैं कि सम्मेलन होता है, जहाँ पे चाइल्ड राइट के लिए कोई भी चीज़ पास की जाती है, जो भी लॉज बनाए जाते हैं उस लॉज को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लेंगे। बच्चों के लिए जुड़े हुए कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो टाइम टू टाइम जो ऐसे कन्वेंशन जो इंटरनेशनल लेवल पर होती रही, और इन कन्वेंशन के थ्रू अलग अलग चेंजेस आते रहे, जैसे वायलेंस, मतलब वायलेंस अगेंस्ट द चिल्ड्रन, एब्यूजिंग अगेंस्ट द चिल्ड्रन, नेगलेक्ट और एक्सप्लॉयटेशन, इसके ऊपर हमने काम किया है। और आर्टिकल 19 के अंदर हमने इसको प्रोहिबिट भी कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 32 हमारा कहता है कि बच्चों से कोई भी आप काम नहीं करा सकते, मतलब उनको जैसे फैक्ट्रीज़ के अंदर, कारखानों के अंदर, माइंस के अंदर आप उसको चाइल्ड लेबर के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। इवन अगर आपके घर की भी फैक्ट्री है तो भी आप बच्चों को यूज़ नहीं कर सकते, ये कहकर कि ये तो हमारे घर का काम है, ऐसा भी कोई अलाउड नहीं है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, इसके अंदर जितना था मैंने आपको बता ही दिया। साथ में इसमें कुछ एनजीओज़ का मैटर भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप एनजीओज़ का मैटर साथ जोड़ दें थोड़ा सा कंटेंट और बड़ा हो जाएगा, कि बहुत सारी ऐसी एनजीओज़ आ गई, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं, जिनका काम जो है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए और बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना इनका काम है। ये कोई भी ऐसा मुद्दा जहाँ पे ऐसी कोई चीज़ आती है तो उसके अगेंस्ट ये आवाज़ उठाते हैं। इसके अलावा आज के टाइम पे आप ये भी कह सकते हैं कि जिसने हमारे सोशल मीडिया है उस पर कोई भी ऐसा कंटेंट दिखाना अलाउड नहीं है जो बच्चों को सेक्सुअली डिस्ट्रॉयड करता है, उनको ऐसा प्रेजेंटेशन हो जहाँ पे बच्चों के खिलाफ कोई चीज़ दिखाई जा रही हो, वो अलाउड नहीं है इंडिया के अंदर। चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, या आपका वो सोशल मीडिया या कोई टीवी चैनल हो, यूट्यूब हो, कहीं पर भी आप इस तरह का कंटेंट को नहीं दिखा सकते जो बच्चों के लिए सही नहीं, या फिर बच्चों की इमेज को गलत तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे हमारा वो था इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, हमने पढ़ा था लॉ एंड मीडिया में, उसी तरह से बच्चों की भी फिगर को कहीं पर भी आप गलत तरीके से मतलब प्रेजेंट नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है, चाहे वो मेल है चाहे वो गर्ल है, बच्चा कोई भी है, दोनों। और जो जनरल असेंबली है हमारी, वो बहुत सारी जो उसकी मेंबर कंट्री है 196, वो कोई भी कन्वेंशन अगर करती है, कोई भी ट्रीटीज लेके आती हैं चाइल्ड के ऊपर, तो वो इसके अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं हम लोग। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, डिस्कस द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या रोल है हमारे फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए? तो बताइए क्या काम करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, कैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल 32 है, वो आर्टिकल 32 के बारे में सुना है आपने किसी ने? सर आर्टिकल 32 के अंदर ये पावर है कि किसी भी पर्सन का अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और बोल सकता है कि भाई मेरे को मेरा फंडामेंटल राइट वापस दिलाया जाए, चाहे उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन स्टेट कर रही हो, कोई इंडिविजुअल कर रहा हो, कोई कॉरपोरेट कर रही हो, या कोई और कर रहा हो, XYZ कोई भी प्राइवेट पर्सन कर रहा हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाके अपने फंडामेंटल राइट्स को वापस मांग सकता है, री इन्फोर्स करा सकता है उसको फंडामेंटल राइट्स को। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसी तरह से जो ह्यूमन राइट्स है हमारे, वो भी आर्टिकल 32 के अंदर ही कवर होते हैं। अब हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं? राइट टू लाइफ है, फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, और बताइए कौन से? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स का, हाँ, राइट टू इक्वालिटी, कोई भी अगर वायलेशन कर रहा है हमारा इसका, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाके आर्टिकल 32 के अंदर पिटीशन फाइल कर सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट्स को दोबारा ले सकते हैं। तो ये पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो यहाँ पर हमारी दो चीज़ों का वायलेशन की बात हो रही है, एक फंडामेंटल राइट्स और एक ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स कौन कौन से होते हैं ये बताइए? ये सारे ह्यूमन राइट ही तो हैं जो हमने फंडामेंटल राइट्स के रूप में अडॉप्ट कर लिए थे। UDHR डिक्लेरेशन के अंदर जो भी ह्यूमन राइट्स आए थे उसको हमने एज ए फंडामेंटल राइट अडॉप्ट कर लिया था। इस वजह से हम ये कह रहे थे कि हमें किसी भी तरह के अलग से लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इनको एज ए फंडामेंटल राइट्स अडॉप्ट कर लिए है। तो यही सारे राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इक्वालिटी, यही सारे लिबर्टी, ये हमारे सब ह्यूमन राइट्स हैं। और इसके अलावा कोई भी आपके ऊपर इनह्यूमन एक्टिविटी करता है,
कोई सेक्सुअल हरासमेंट करता है तो आप उसके अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो भी आपके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ही है, आप उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं। एक बड़ा फेमस केस हुआ था आपका केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये क्या केस था? सर इसमें फंडामेंटल राइट्स का अमेंड हुआ था शायद से। कौन सा फंडामेंटल राइट्स का अमेंड हुआ था? ये केस जो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इसके अंदर जो केशवानंद भारती उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, वो केरला कोर्ट के अंदर आप कहते हैं कि भाई मेरे को मेरा रिस्टोरेशन किया जाए, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा ये क्या है। इसको आप खुद सर्च करना, एक बार गूगल लेके गूगल करना, आपको तुरंत मिलेगा। ये बड़ा फेमस केस है और आपके हर सब्जेक्ट के अंदर हमेशा यूज़ होता रहेगा ये केस। तो ये माइलस्टोन केसेस है, आपको इसको पढ़ना चाहिए, सीधा समझना चाहिए। तो जब खुद सर्च करोगे तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इसके अंदर केशवानंद भारती के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा था। इसमें कोर्ट गए, कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है आपके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, लेकिन स्टेट को मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे पब्लिक बेनिफिट की बात हो रही है, और जहाँ पर बेनिफिट फॉर ऑल होता है वहाँ पर एक के बेनिफिट को छीना जा सकता है। इसलिए गवर्नमेंट को ये एडवाइस की कि आप जो है इसके लिए एक लॉ लेके आएँ और इस फंडामेंटल राइट को ख़त्म कर दें, कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दें, वरना ऐसे केसेस आगे और भी आते रहेंगे। तो ये फंडामेंटल राइट इसी केस के साथ ख़त्म हो गया था जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बनाया था। अब ये क्या है आप एक बार पढ़ना, आपको समझ में आ सर इस जाएगा। केस में 13 जजेस की बेंच थी ना? हाँ, ये पहले इनिशियल लेवल पे गया, फिर दूसरे पे गया, तीसरे पे गया, लास्ट में जो है डिसीजन आया था 13 बेंच। अब अगला है आपका एक खड़क सिंह वाला केस भी है, अगर आपको याद होगा तो, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इसके अंदर एक खड़क सिंह होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये भी फंडामेंटल राइट के वायलेशन का ही केस था, और ये आपको समझ, कुछ केसेस आपको हमेशा याद कर लेने चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके यूज़ होते रहते हैं। ये खड़क सिंह वाला केस ऐसा था, खड़क सिंह था जो हिस्ट्री शीटर था। हिस्ट्री शीटर आप समझते हैं जिनका पुलिस रिकॉर्ड में नाम होता है। तो इसका पुलिस रिकॉर्ड में नाम था, तो इसके खिलाफ जो है सर्च वारंट निकला हुआ था। इसलिए निकला हुआ था कि वैसी एक्टिविटी जैसी ये करता था वैसी एक्टिविटी की क्रिमिनल थोड़ा सा हो रहा था कुछ दिन से। अभी इसमें ये मेंशन मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली ये चोरी करता था या क्या करता था, लेकिन ऐसे कुछ हो रहा था इलाके के अंदर। तो पुलिस ने इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस निकाल कर इसके खिलाफ 2 कांस्टेबल खड़े कर दिए इसके घर के बाहर, जो दिन भर ये नोट करते थे खड़क सिंह कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। तो इसने बोला मेरा राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है, और जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिए, क्योंकि क्रिमिनल की भी राइट टू प्राइवेसी होती है। तो ये हिस्ट्री शीटर था, इसका नाम था पुलिस थाने में, लेकिन पूरे दिन इसके ऊपर नज़र रखते थे 2 कांस्टेबल। घर से निकलते ही इसके पीछे लग जाते थे, जहाँ ही जाता था वहाँ जाते थे, जिससे ये मिलता था उसको देखते थे। तो इसने बोला मेरा राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है। तो स्टेट ऑफ यूपी ने ये बोला था उस समय इसके डिसीजन के अंदर कि ठीक है खड़क सिंह जो है हिस्ट्री शीटर है, प्रिजनर है, लेकिन ये जो है क्राइम भी करता रहता है, क्राइम में इन्वॉल्वमेंट इसका रहा है, लेकिन इसका भी राइट टू प्राइवेसी जिसका वायलेशन करने का अधिकार जो है पुलिस के पास भी नहीं है। तो आप इसको बुला के पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर राइट टू प्राइवेसी का मतलब इसके ऊपर नज़र नहीं रख सकते। तो ये खड़क सिंह वाला केस भी इम्पोर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं जहाँ पर जो है आपका सुप्रीम कोर्ट ने जो है लोगों के फंडामेंटल राइट्स को लिया है। एक और केस था, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, महाराष्ट्र का था, जिसमें एक महिला होती है, मतलब महाराष्ट्र के अंदर एक दिन का बॉम्बे के अंदर एक दिन का बंद घोषित कर देती है विपक्षी पार्टी, बोलती है भारत बंद रहेगा आज या बॉम्बे बंद रहेगा ऐसा। तो ये जो लेडीज़ होती है, इसका मुझे एग्जैक्ट अभी नाम याद नहीं आ रहा, रश्मि सिंघल क्या नाम था इसका, श्रेया सिंघल था शायद नाम इसका। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है इसका केस। इस केस में ये हुआ था कि एक दिन का प्रोटेस्ट अनाउंस कर दिया, बंद अनाउंस कर दिया कि मुंबई बंद रहेगा एक दिन। उस बंद की वजह से इसको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक प्राइवेट जॉब करती थी, तो इसको अपने जॉब तक जाने में काफ़ी दिक्कत हुई। बसें बंद हो गई, प्रोटेस्टर ने जो है बसें रोक दी, सड़कों पे जाम लगा दिया, प्रोटेस्ट करने लगे। तो इसने अपने फेसबुक के थ्रू एक आर्टिकल लिख दिया कि आज मुझे इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा और ये बंद जो है किसके फ़ायदे के लिए किया जा रहा है, ऐसा बोल दिया इसने। और बोला कि यहाँ पे गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, ऐसे प्रोटेस्टर को रोड पर आने से रोकना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। तो तुरंत इसके खिलाफ यूपी गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया, सॉरी महाराष्ट्र सरकार ने इसके खिलाफ एक्शन ले लिया, इसके अरेस्टिंग के वारंट निकाल दिए। इसने कोर्ट में जाके बोला कि मेरा
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में जाके केस फाइल कर दिया, क्योंकि यूपी की महाराष्ट्र की कोर्ट ने इसके अगेंस्ट डिसीजन दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इसने किसी भी को टारगेट नहीं किया, गवर्नमेंट को जरूर टैग किया है और बोला है, लेकिन इसका भी ये हक है बोलने का, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो ये बोल सकती है। ऐसी किसी भी चीज़ को सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रोका जाता है जिससे इंडिया की सोवर्निटी, इंडिया की जो है आपकी सिक्योरिटी वायलेशन होती है। मतलब हमारे कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जो हैं जो इंडिया की सिक्योरिटी सोवर्निटी के लिए कंपलसरी, उनको हम लोग शेयर नहीं कर सकते। बाकी किसी भी चीज़ को हम पब्लिक में अपने व्यू शेयर करने का हमारे पास पूरा राइट है, और गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट हम ऐसे शेयर कर सकते हैं। तो ये आएगा आपका इसके अंदर। इस तरीके के 2-4 एग्जाम्पल डालने के बाद आप इसको लिख दोगे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के अंदर ये पावर है कि वो वायलेशन जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स के रेस्टोरेशन के लिए पास कर सकती है लॉ। तो ये 3 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए, चाइल्ड राइट वाला, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाला, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट वाला। ये तीनों हमने कर लिए आज। 3 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, वो वीडियो मैंने आपको शेयर कर दी थी सबको। 3 क्वेश्चन करके करेंगे। अभी हमारा एग्ज़ाम बहुत दूर है, 20 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है। कोई डाउट आपके आज की क्लास के हैं तो आप पूछ लें एक बार। कोई भी डाउट नहीं है तो आज की क्लास हम यहाँ पर ही कंप्लीट कर रहे हैं। इसकी भी रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा, सबको मिल जाएगी, वो देख लेना। और कोई भी अगर फिर भी आपका डाउट है तो अगली क्लास में आप पूछ सकते हो। अगली क्लास शेड्यूल करके मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पर।